जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरी भारतीय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, बीएसएफ, सीआरपी जितने भी हैं सभी, और मेरे देश के भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भारतीय भारतवासियों, मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसा बोलने वाला हूं कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। पहली चीज़। दूसरी बात, जवानों के मैं क्लियर कट 3 सवाल लेके आया हूं और 3 ही डिमांड लेके आया हूं, जो कि आज की समय की सख्त ज़रूरत हो चुकी है। बिल्कुल सख्त ज़रूरत है। तो देखिए, इससे पहले कि मैं अपने मुद्दे के ऊपर आऊँ, सवाल और डिमांड्स के ऊपर आऊँ, मैं चाहता हूँ कि हमको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो हमारे सैनिकों की जो ट्रेनिंग होती है, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर दिया जाता है कि अगर कहीं भी लड़ाई ऑपरेशन में या किसी भी जगह पर, जैसे हम मैप रीडिंग करते हैं रनिंग के दौरान, बीपीटी के दौरान, गेम के दौरान, क्रॉस कंट्री के दौरान, कोई भी समय हो, कभी भी हमको ये ट्रेनिंग दी जाती है। जितने भी सेना के, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जितने भी जवान हैं, सभी को यही ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ के आना है। ये सभी को पता होगा, और कोई भी मेरी बात से डिसएग्री हो तो बोल सकता है कि सर आप गलत बोल रहे हो। हर एक कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में, अगर उसकी वो शहीद भी हो चुका है तब भी उसकी लाश को छोड़ के नहीं आएगा। ये क्लियर कट है। और आ गया तो वो सबसे बड़ा देशद्रोह होगा, सबसे बड़ा देशद्रोह होगा। तो आप इससे एक अंदाजा लगाइए कि हमारी ट्रेनिंग ये है कि अगर एक भाई किसी भी संकट में है तो हम उसको अकेला छोड़ नहीं सकते, हम अपना मुंह मोड़ नहीं सकते उससे। तो मैं समझता हूं कि जिन ने भी ट्रेनिंग ढंग से की है, सभी इस चीज़ को अच्छी तरह जानते होंगे। अगर किसी ने ट्रेनिंग में भी सेवादारी करी है तो उसकी बात अलग है। तो अगर आप इस बात को मानते हैं तो आज अगर कोई जवान अपने खिलाफ हुए अन्याय के बारे में आवाज़ उठाता है तो क्या हम सबको उसे अकेला छोड़ देना चाहिए? मैं ये सवाल पूछता हूं आप लोगों से, ये केवल देशवासियों से और सभी सेना के जवानों से, सभी से मेरा ये छोटा सा सवाल है कि क्या उस भाई को हमें अकेला छोड़ देना चाहिए? क्या अगर कोई परेशान है, कोई किसी का सताया हुआ है, कोई पीड़ित है, उसको अकेला छोड़ देना चाहिए? क्या यही ट्रेनिंग हमको मिली है? जब ये ट्रेनिंग हमारी आर्मी में दी ही नहीं जाती हमको, तो हम सबसे पहली बात तो उसको अकेला छोड़ ही नहीं सकते। जब अकेला नहीं छोड़ सकते, इसका मतलब ये है कि अगर आज जवान कोई भी हमारे देश के अंदर घूम रहे हैं परेशान, उनकी बातें कहीं नहीं सुनी जा रही हैं, तो क्या हमको उनका साथ नहीं देना चाहिए? भले ही मैं ये नहीं बोलता कि किसी से वायलेंस करके हम उसका साथ दें, हमको कम से कम उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे तो उनको, अगर जांच का विषय है, गलती उनकी है, पनिशमेंट उनको कैसे मिला है, किन सर्कमस्टांसिस में वो आर्मी से निकाले गए हैं, किस तरह से एक जेसीओ AWL होता है, अब्सेंट विदाउट लीव, मतलब कि वो यूनिट में वापस ना जाना। तो ये सारे मैटर जो है, किस तरह से प्रताड़ना का शिकार एक जवान होता है जिसके पूरे बाल उड़ जाते हैं, उसके घर तक मारने के लिए सिविल ड्रेस में लोग भेजे जाते हैं, चमचों को भेजा जाता है। तो ये सब जो कहानियां हैं, क्या हमें, और इससे पहले ना जाने कितने तेज बहादुर को तो आप भूल ही गए होंगे, जिसने सेना के खाने में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आए थे। उन्हीं के बाद ये शक्ति भोग अटेंड पार्टी, जो उसके बाद ही सब हुआ है। नहीं तो सभी को पता है कि हमने भी जितने चावल उतने कीड़े होते थे लगभग, और जितनी भी ये आटा था, वो बड़े वाली बोरी आती थी, उनमें जो घुन होता था उसको निकालते निकालते आधा पौना घंटा लग जाता था, तब एक पूरी खा पाते थे। तो ये सभी को पता है कि खाने में सुधार तेज बहादुर यादव ने कराया था, इसमें नो डाउट है। उसके बाद जो भी कोई अपना झंडा लहरा रहा हो कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, वो उस वीडियो वायरल के बाद ही ये काम सही हुआ था। उससे पहले से हमने देखा है कि खाने में वो सुधार नहीं था जो बाद में हुआ है। हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि पहले बिल्कुल ही खराब था, हाँ धीरे धीरे सुधार हो रहे थे, बट उसके बाद इस चीज़ के ऊपर खास संज्ञान लिया गया है। तो आज के मुद्दे पर वापस आते, देखिए दोस्तों, हमारा अभी जो मुद्दा है जवानों का, सबसे बड़ा मुद्दा, उसी के ऊपर हमको कायम रहना। पहली चीज, हमको ये संगठनों के साथ दूसरी चीज़ों में नहीं घुस जाना है। जो भी वेटरन्स के संगठन हैं, उनके जो हेड हैं सभी संगठन के, वो सारे ऑफिसर हैं। तो आप ये मान के चलो कि जवान कहीं भी अगर ऑफिसर सिविल में भी संगठन का हेड बना रखा है तो वो गलत है। उसका मैं बिल्कुल अपने तरफ से, मैं किसी की तरफ से नहीं, अपनी तरफ से सरेआम विरोध करता हूँ कि जिन अफसरों के नीचे हम नौकरी करके आए हैं वहाँ पे, और अगर आज वहाँ पे स्थिति ये है कि भाई फीलिंग हो रही है जवानों को कि हम यहाँ पे गुलाम की तरह हमसे काम लिया जा रहा है, हमसे इस टाइप से मतलब बिहेव किया जा रहा है कि हम एक सैनिक जो एक दिल खोल के नौकरी करता है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं दबाव में है, तो वो यहाँ भी फिर वही सिस्टम चलाएंगे। वो क्यों चलाएंगे? आपको पता है कि उनके पास कागज़ की पावर है, दिमाग की पावर है, वो टेबल चेयर पे बैठे हैं। पूरी सर्विस तो उन्होंने, पूरे रूल रेगुलेशन उनको ऊपर लेते हैं वो, क्योंकि वो इस पूरी प्रक्रिया से, पूरी सर्विस के दौरान गुजर जाते हैं।
और जवान जो है वो इधर उधर भागता रहता है, सारी सर्विस हवलदार तक भी वो झाड़ू मारता है, कुर्सी उठाता है। ये सभी को जग जाहिर है कि हवलदार तक आप ये मान लीजिए कि एक जवान और एक हवलदार में आज कोई फ़र्क नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि आप ये देखिए कि ये गवर्नमेंट के किस नियम में मैंने पढ़ा था कि वो मैं अच्छी तरह चेक करके बताऊंगा, ऐसे नहीं। मैंने ये देखा था कि हवलदार भी एज ए सिपाही ट्रीट होगा, मतलब वो जरूरत पड़ने पे ड्यूटी भी देगा, समझे बात। वो किसी स्टोर का इंचार्ज नहीं होगा, ठीक है। जेसीओ ही किसी भी स्टोर का इंचार्ज या स्टोर होल्डर होगा। तो आप ये सोचिए, मतलब वर्किंग करेगा हवलदार तक। ये एक आदेश आ चुका है बहुत पहले, ठीक है। तो आप ये मानकर चलिए कि बेसिक जवान से लेके हवलदार तक जवान ही होता है। उसके बाद वो MACP भी होता है, तब भी जवान ही होता है। तो जवान वर्सेस यहाँ पे क्या हो गया है, जवान वर्सेस ऑफिसर्स। मतलब जब मैं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ देता हूँ कैसे है। AFT जो बनाई है, आर्मर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल जो बनाई हुई है, ये इसलिए बनाई है कि जब सताए हुए जवान आते हैं अपनी समस्या लेके, तो ऑलमोस्ट जेसीओ की तो पावर है नहीं किसी को निकाल दे, तो ऑलमोस्ट ऑफिसर के अगेंस्ट ही वो केस होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा पहले ही हमारी गवर्नमेंट ने ये एक कर रखा सिस्टम की OR वर्सेज OR जेसीओ दोनों मिला लो और वर्सेज ऑफिसर। तो कोई भी आएगा तो AFT में ही आएगा। अभी देखिए, आज मैं आता हूं अपने मेन मुद्दे के ऊपर कि जवानों के 3 सवाल क्या हैं। मेन सवाल जो आज चंदू चौहान या HK यादव, उसके साथ बहुत सारे जवान हैं अभी जिनको डिटेन किया जा रहा है बार बार और वो आ नहीं पा रहे, तो उन सब के जो एक्चुअली जो सवाल हैं वो क्या है जनता के लिए, हमारे देश के सारे सर्विंग सोल्जर और वेटरन सोल्जर्स के लिए, वो ये है कि, और साथ में गवर्नमेंट के लिए, खासकर गवर्नमेंट या रक्षा मंत्री बोल दीजिए या जो भी सबसे राष्ट्रपति साहब के लिए बोल दो, मतलब सवाल ये है कि जो अभी पहला सवाल क्या है सुनिए, जवान का काम क्या है सेना के अंदर, जवान का काम क्या है, मतलब कि जवान का काम है क्या, और उससे ये एक मतलब सवाल है कि कोई बताए कि जवान का सेना के अंदर क्या काम है और उससे क्या, उस काम के अलावा कितने काम कराए जाते हैं। कोई बता सकता है जो एक्चुअली जवान का काम होता है उसके अलावा जवान से टोटल कितने टाइप के काम कराए जाते हैं। उसको एक वर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव कह के हम निकाल सकते। एक्चुअली लिस्ट ऑफ वर्क होना चाहिए कि कितने टाइप के वर्क जवान से जो वो उसको नहीं करने चाहिए वो कराए जाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि कम से कम इन कामों की लिस्ट हो कि सेना के अंदर कितने ऐसे टाइप के काम है, कितने ऐसे काम है जो उससे कराए जाते हैं जो उसको नहीं करने चाहिए, जो उसकी ड्यूटी में नहीं आते। अब दूसरा सवाल है, जब ऑफिसर्स का ड्यूटी चार्टर होता है कि वो क्या करेगा और क्या उसकी ड्यूटी बनती है करना, और अफसर जैसे ही थोड़ा सा भी ओवरलोड पड़ता है तो अफसर क्या करता है, अपना ड्यूटी चार्टर निकाल लेता है, खासकर फॉर्मेशन में तो सबसे पहले। तो रेजिमेंट के अंदर सबको पता है कि ऑफिसर्स की कमांड चलती है, एक लेफ्टिनेंट भी ऐसी चेयर पे बैठ जाता है आगे कि उसको कमांड मिल जाती है थोड़े दिन बाद ही, जैसे ही वो साल 1.5 साल 2 साल निकालता है उसको बढ़िया कहीं ना कहीं चेयर मिल ही जाती है। तो आप ये देखिए कि जब उनका वर्क डिसाइड है कि वो ये नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और तो जवानों का और जेसीओज का भी डिसाइड, हाथ से काम कुछ करना ही नहीं है जेसीओ को, केवल अपने जो टेक्निकल या ऑपरेशनल वर्क जो है उसको छोड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ही नहीं, तो जवानों को करना है। अब जवानों का भी तो एक ऐसा चार्टर होना चाहिए कि कितने बजे तक क्या करें, कितने, ये सब बना हुआ है, बट वो फॉलो क्यों नहीं होता? क्योंकि जब वो फॉलो नहीं होता है तो उस समय ऐसे क्या काम हो रहे होते हैं जब वो फॉलो नहीं होता। अगर वो काम सेना से रिलेटेड नहीं है तो उन्हीं के कारण ही तो जवान परेशान है। तो ये सवाल है कि जवान को कितना समय मिलता है अपने जो फौज के काम उनको करने के बाद, तो वो जो समय है उसका वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है जो फालतू के कामों से कराए जा रहे हैं। तो ये कोई देखिए कि जवान और ऑफिसर का जो है तालमेल जो है वो कैसे बैठ सकता है, मतलब ही नहीं है। क्योंकि जेसीओ और ऑफिसर कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो हाथ से होता है, जो कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव में हाथ से, वो केवल कमांड करते हैं, सारा काम जवान करते हैं। तो जवान जो करते हैं उनसे उनका जो रेस्ट एंड रिलीफ है उसका ध्यान नहीं रखा जाता, उनके पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान नहीं रखा जाता। किन कारणों की वजह से? फालतू के कामों की वजह से, ठीक है। तो उनका भी एक ऐसा चार्ट होना चाहिए कि ये काम वो नहीं करेगा। दूसरी बात है, जब पहले रॉन्ग पनिशमेंट दे दिया, एक बहुत बड़ा सवाल है, जब पहले रॉन्ग पनिशमेंट दे दिया जवान को, या आप ये ऑप्शन मान के चलते हैं कि हमने सही दिया है, बट जवान को एक ऐसे पनिशमेंट देके सेना से बाहर कर दिया, जो कि लाखों जवान हैं आज देश में, तो सिविल में आने के बाद उस सजा का जो इफेक्ट है वो क्यों? सेना में उसने सही काम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने भरण पोषण के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कर ना पाए, कहीं जॉब नौकरी कुछ भी ना कर पाए। ये क्या मतलब है? ये कितनी बड़ी मिस्टेक है हमारे
गवर्नमेंट की जो आज तक इसके ऊपर संज्ञान ही नहीं लिया है कि एक जवान को अगर टर्मिनेट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत ही था, क्योंकि वो टर्मिनेट करने वाले तो वो कुछ भी कर देंगे। वो तो भाई ये सब चीजें इनसे डरा डरा के तो वहां पे अपना दबाव बढ़ा के रखते हैं जवानों के ऊपर। उनको पता है कि नहीं तो हमारी तनख्वाह मारी जाएगी, हमारी पेंशन भी नहीं मिलेगी। तो ये सब जो डर है, ये अभी सोचो कि पनिशमेंट भी गलत दिया। पहली चीज, कितना अत्याचार से जवान, पनिशमेंट मैक्सिमम गलती होती है। मैं आपको आज बता देता हूं, मेरा भी एक्सपीरियंस है। पनिशमेंट मैक्सिमम आर्मी के अंदर गलत दिए जाते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो नतीजा होता है वो सही नहीं होता है। मेरे से पूछ लो, कोई बोलेगा मैक्सिमम केस में, ज्यादातर केस में सही आदमी को गलत सजा मिलती है और गलत आदमियों को सजा जल्दी से मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो जो गलत होते हैं वही चमचे होते हैं। अभी सुनो, अभी जब उसको पनिशमेंट मिल गया, रॉन्ग पनिशमेंट, उसके बाद चलो वहां की तो झेल ली उसने, वो छोड़ सकता है। ये लड़ाई जो आज चल रही है चंदू चौहान की और भोले राव जो उसके साथ आज वीडियो बनाई है, घूम रहे हैं, ये जो एच के यादव घूम रहा है, और पहले कितना जाने कितने जवान, अभी एच के यादव के साथ एक और जवान झंडा लेके बैठा था। बहुत सारे जवान जो इससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर आए हैं, या इतने सारे तो है जो अभी आपके सामने आए नहीं, जरूरी थोड़ी कि इतने, बहुत सारे बेचारों को नहीं हिम्मत आई या नहीं पता क्या बोलूं क्या करूं। तो हमारा फर्ज है किसी को अकेला नहीं छोड़ना, ये हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। तो अब ये बताइए कि जब वो वहां से गलत पनिशमेंट दे दिया बेचारे को, अब उस सिविल में आने के बाद भी उसको धक्के खाने पे मजबूर किया जा रहा है, और जबकि वहां पे गलत पनिशमेंट दिया है, ये हालत है। और इतनी ज्यादा पावर इन अफसरों को दे दी, इन सब चीजों का ये बैड इफेक्ट जो अभी बहुत ज्यादा सामने निकल कर आ रहा है, वो भी भला हो इस सोशल मीडिया का, जिसके ऊपर लोगों को कुछ पता लग रहा है। अदरवाइज आप सोचिए कि ये चंदू चौहान जांच का विषय है, ये गलत है सही है कुछ भी है मुझे नहीं पता, मैं पुष्टि नहीं करता कि बिल्कुल वो सही है, बट वो डिमांड बोल रहा है कि भाई जांच कराओ, जांच कराओ। क्यों नहीं जांच तक नहीं कराई जा रही? आप सोच सकते हो, एक नायब सूबेदार साहब 2016 से आज तक इतने लेटर दे चुका है, कोई मतलब बेचारा ये बोलता है कि सब कुछ भ्रष्ट मिला मेरे को, सब कुछ भ्रष्ट मिला, मतलब सब कुछ ही तो बिका पड़ा है। तब एक जेसीओ बोल रहा है, और वो बोल रहा है कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो अपने गले में खुद फांसी लगा लूंगा। तो आप ये सोचो कि जब एक जेसीओ इतने कुछ बोल रहा है एक गद्दार अफसर के लिए, तो आप सोच के देखो, ये तो ओपन हुआ है मामला, जो ओपन नहीं हुआ है वो कितने होंगे, ये कितना बड़ा जांच का विषय है, और इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं है। आप ये सोचो कि इतने सबूत लेने के बाद एक्शन नहीं है, तो उन जवानों का क्या जिनको दुनिया भर की सजा देकर आज तक टर्मिनेट कर दिया गया है। तो सवाल अब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा ये सवाल है कि उनको क्यों सिविल में भी दर दर भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है, कागजों को काले कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये एक सवाल है। और ये थे 3 सवाल कि भाई मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एक तो जो काम एक्स्ट्रा करते हैं उनकी लिस्ट दो, एक उनके जो टाइमिंग है उसका जो ध्यान है वो नहीं कोई रखता, तो वो बताओ कि जवान का कब उसका पर्सनल डेवलपमेंट का जो होता है वो टाइमिंग डेली कब मिलता है उसको, वो 1 घंटा में खाना खा के दोबारा फिर वापस शुरू हो जाता है प्रोग्राम उसका। तो जो ये वर्किंग पीरियड है ये क्यों है, और ये है तो ये अकेले जवान के लिए क्यों है? उस समय बोलेंगे 1 बजे हो जाता है, ये हो जाता है, वो ज़्यादा गलत है, बिल्कुल गलत है। ये एक सताने वाली बात है, ये बिल्कुल गलत है। ये कोई परेड नहीं है, ये जबरदस्ती बनाया गया परेड है कि इनको रेस्ट ना मिले, ये अपने लिए सोच ना पाए, जैसे ही वहां से आए भागम भागे फिर नाइट में ड्यूटी चले जाए। अच्छा, अभी नेक्स्ट बात आती है, और उसके बाद ड्यूटी भी चले जाए, उसके बाद फिर खड़े कर लेते हैं, 9 बजे तक लेक्चर चलते हैं, फिर मतलब सबको पता है कि 1 मिनट टाइम नहीं है जवान के पास। अब इनका पर्सनल डेवलपमेंट होगा कैसे? फिर ये है कि सवाल ये है कि पर्सनल बेचारे क्या सीख पाएंगे जब उनका टाइम ही नहीं है कुछ भी। दूसरी बात है कि रॉन्ग पनिशमेंट देने के बाद, एक तो पहले जवानों के साथ रॉन्ग पनिशमेंट क्यों, और दूसरा फिर इनको सिविल में क्यों इनको नालायक की तरह भेज दिया जाता है कि बिल्कुल ये कुछ नहीं कर पाएगा, वहां जाके भी कोई भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी कमी है हमारी सेना की। ठीक है, आपने अगर कोई रियल में गलत जवान भी है और उसको आपने पनिशमेंट देना ही है, मूड बना ही लिया है कि उसको साला इतना पनिशमेंट देना है कि वो अपना घर ही ना पाल पाए, तो उसको वहीं तक छोड़ दो, वो कम से कम सिविल में तो जाकर कुछ कर ले, इतने कागज गंदे मत करो उसके, ये तो लिख के दो कि कम से कम ये सिविल में जाकर धंधा कर ले कुछ। और अब आते हैं डिमांड के ऊपर। अब डिमांड के ऊपर आते हैं, डिमांड सुनोगे तो अफसर्स या गवर्नमेंट हिलने वाली है। जवानों की जो डिमांड है, पहली डिमांड है कि टोटल टर्मिनेटेड जवान जितने भी हैं, टोटल टर्मिनेटेड लगभग 40 साल तक के, उनका आंकड़ा पार्लियामेंट में बताया जाए। कम से कम 40 साल पुराने पहले तक के, क्योंकि वो अभी सारे ऑन ग्राउंड होंगे, कुछ एक अगर किसी वजह से उनका देहांत हो गया होगा तो पता नहीं तो मैक्सिमम ये एक ऐसी एज बनती है कि वो ऑन ग्राउंड होंगे, नहीं तो उनके घर वाले वो होंगे ही होंगे। तो वो उनका एक आंकड़ा दिया जाए कि 40 साल के अंदर, लगभग 40 साल के अंदर कितने जवानों को आज तक टर्मिनेट किया गया है सेना और मिलिट्री फोर्सेज में, सेना और मिलिट्री आर्मड फोर्सेज और मिलिट्री फोर्सेज में। दूसरी बात, ये एक हमारा जो है ये डिमांड है जवानों का। दूसरा डिमांड ये है कि जो
बड्डी सिस्टम है उसके ऊपर एक सख्त रूल लाया जाए, सख्त रूल। बिल्कुल भी बड्डी सिस्टम का मतलब ये है कि अफसर के किसी भी पर्सनल काम को जवान नहीं करेगा, अगर वो चाहे भी, अफसर चाहे भी और जवान चाहे भी तो भी नहीं कर सकता। ऐसा रूल लेके आना चाहिए। जवान चाहे तो भी नहीं कर सकता, अगर जवान उसको करता है उस काम को तो पनिशेबल होना चाहिए, ये रूल लेके आना चाहिए। अगर जवान अफसर का पर्सनल काम भी करता है तो ये रूल लेके आना चाहिए कि वो उसने क्यों किया, तभी चमचागिरी फौज में खत्म हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए जिसने काम किया। जैसे हम बैंक में पैसे जमा कराने जाते हैं तो आजकल उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है, जिसने इतना अमाउंट जमा कराया कहां से लेके आया बताओ। तो वो चीज होनी चाहिए कि उस जवान को सजा होनी चाहिए जिसने काम किया, और अफसर को तो होनी चाहिए जिसने आदेश दिया। इतना टाइट रूल अगर आएगा तभी ये चीज सुधर सकती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, क्योंकि चमचों की कमी नहीं है। दूसरी बात, अभी तीसरी डिमांड, एएफटी में सभी सीनियर ऑफिसर हैं। एएफटी में दो टाइप का एक वो सिस्टम है, एक जुडिशियल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एक जुडिशियल स्टाफ है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। अब जुडिशियल स्टाफ को जो लीड करता है वो हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज साहब या फिर उनके इक्विवेलेंट। सेम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में जो लीड करते हैं वो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और इक्विवेलेंट। तो अब आप ये बताइए कि ये जो सिस्टम है, अब ये दोनों की जजमेंट सुनने के बाद, दोनों के वो बयान होने के बाद, दोनों के डिसीजन सुनने के बाद, दोनों की बातें सुनने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल जो होता है उन दोनों की सुनने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक, मैं इसके बारे में स्पेशल बताऊंगा आपको पूरा एएफटी के बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर जब भी समय मिलेगा मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा। जब दोनों की बात मैच कर जाती है तब जाके डिसीजन मतलब पार्शियल होता है, मतलब कि जब ये हो जाता है कि हाँ भाई ये इसको जजमेंट मिल गया, ठीक है, इसका जजमेंट ये आया है। अभी जब वहां पे रेजिमेंट के अंदर मैक्सिमम पीड़ित होकर जवान ही आता है, अफसर आता है तो अफसर के खिलाफ ही आता है, क्योंकि जवान कहां से पीड़ित कर देगा अफसर को। तो जब अफसर तो अफसर के खिलाफ ही आता है, उसमें तो कोई रोल है नहीं, उसमें तो वहां पे कोई भी मिलो तो सब अपने ही हो। तो बट अगर जवान आता है तो उसका कौन है, क्योंकि आया तो अफसर से पीड़ित हो गए, अफसर ने उसको पीड़ित किया है, और यहाँ पे उसको आके अफसर मिल गया। और मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल साहब ऐसा थोड़ी है कि वो अगर मेजर जनरल बन गए तो वो अफसर नहीं है, वो भी अफसर है, और वो वहीं से आए हैं, लेफ्टिनेंट से भर्ती हो गए, डायरेक्ट मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तो बने नहीं है। तो उनको तो सारा पता है कि हम क्या क्या करते हैं, और वो तो मतलब ही नहीं है कि जवान वहां पे केस जीत जाए, मतलब ही नहीं है। इसीलिए डिमांड ये है कि या तो पूरा ही सिविल स्टाफ एएफटी में हो जाए। यहाँ पे बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर उनके जो मामले हैं वो तो फिर वही सिविल कोर्ट टाइप हो गया। बिल्कुल सही है, होना तो यही चाहिए, एएफटी हो, आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल हो, बट उनमें जो ये हाई कोर्ट और इनमें तो दुनिया भर के मुकदमे लगते हैं, यहाँ पे केवल और केवल जवान और अफसर और जेसीओ के मुकदमे लगे। पहली प्रेफरेंस तो जवानों की ये है कि वहां पे कोई अफसर होना ही नहीं चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव में, स्टाफ में। अब अगर है भी तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट जो स्टाफ है उसके दो हिस्से होने चाहिए। एक हिस्से में उतनी ही नफरी में ओआर होना चाहिए और उतनी नफरी में अफसर होना चाहिए। मैं जेसीओ को रिकमेंड यहाँ नहीं करता हूं, मैं नहीं बोलता कि जेसीओ साहब वहां पे हों, क्योंकि जेसीओ साहब अपना जो लेना होता है वो सब ले चुके होते हैं, वो ना इधर बोलेंगे ना इधर बोलेंगे, और बोलेंगे तो उधर ही बोलेंगे, क्योंकि उनको आगे पेंशन ही लेनी है या फिर ऑर्डनरी लेनी होती है। तो एमएसीपी हवलदार तक को मैं रिकमेंड करता हूं कि वो एएफटी में एक तरफ नए जवान से लेके बिल्कुल जो एक सिपाही से रिटायर हुआ उससे लेके और एमएसीपी हवलदार तक वो एक टीम होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव में एक स्टाफ अलग होना चाहिए, वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, वो किसी अफसर के दबाव में नहीं होना चाहिए, और अफसर्स का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है वो अलग होना चाहिए। तब एएफटी में ये 3 जजमेंट लेने के बाद लीगल अलग हो, वो लीगल अपना चेक करेगा कि कानून और जो गवाह के बयानात और ये सब इसके ऊपर। अब यहाँ पे अगर ऑफिसर केस लड़ रहा है तो मैं नहीं बोलता क्या होना चाहिए, बट अगर जवान के केस में जवान से 1 रुपया भी फीस नहीं ली जानी चाहिए, 1 रुपया भी फीस एएफटी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जवान अगर वहां से टर्मिनेट कर दिया गया है, सूखा घर भेज दिया गया है, कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, अफसर का भी कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, जेसीओ का भी कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, तो चलो ये इक्वल हो जाए कि वहां पे कोई फीस नहीं होनी चाहिए। इनको जो भी गवर्नमेंट दे, पेमेंट दे, फीस नहीं होनी चाहिए। हाँ, जीतने के बाद जो भी एक लीगल तौर के ऊपर जो भी डिसाइड करे कि भाई जो केस जीत गया उसका कुछ परसेंटेज, उसमें जो भागीदारी करने वाला, जो वकालत करने वाला है, उसकी वो सो एंड सो इंसेंटिव बनेगा। ये चीज होनी चाहिए। जब ये चीज होगी, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ ये वाली चीज, तो बाकी जो डिमांड है वो तो सारे जवानों की है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा ये आया था, एक मैंने ऐसी वीडियो डाल दिया कि भाई
सारे जवान बोल रहे हैं कि सर आप इस ये हमारी जो डिमांड है इसको वीडियो के थ्रू बता दो, हमारी जो सवाल है उनको वीडियो के थ्रू बता दो, इनमें मेरी तैयारी में हो सकता है कुछ कमी रह गई होगी, कोई बात नहीं, आगे इसको और दुरुस्त कर देंगे, बट मैंने आज ये वीडियो डाल रहा हूँ तो ये जो डिमांड है वो बता रहा हूँ। अभी इसी डिमांड के अंदर का पार्ट है एक, अब जवान अगर AFT में बैठते हैं, जवान अगर AFT में बैठते हैं तो ये बताइए कि वो बैठे कैसे, जब उनको आर्मी ऑर्डर्स का भी पता नहीं है और सिविल रूल का तो पता है ही नहीं। तो जब उनको ये चीज़ नहीं पता है तो इसका क्या समाधान हो सकता है? भाई देखिए, जवान सजा क्यों खाता है? जवान एक्चुअली सजा तभी खाता है क्योंकि एक तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन जो बताए जाते हैं वो खाली उसको बताए जाते हैं, वो उसने देखे नहीं होते अपनी आंख से, इसलिए वो उनके ऊपर पहली बात तो यकीन मानता नहीं, वैसे डरा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, उसको जो बताया जाता है उससे इनफ नहीं है, क्योंकि जब उसको क्लियरेंस नहीं होता तो उससे गलतियां होती है और उसके बाद वो अपनी सेफ्टी एंड प्रिकॉशन नहीं कर पाता है। तो यहाँ जो जवान आएंगे AFT में पीड़ित होके, उनको न्याय कैसे दिला पाएंगे वो? तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी जवान सेना में भर्ती होते हैं उसके बाद से उनको एक क्लास हफ्ते में कम से कम 2 दिन पूरा चैप्टर वाइज जो उनसे ज़्यादा मोस्ट रिलेटेड आर्मी ऑर्डर्स होते हैं और कुछ सिविल के जो कानून होते हैं उनके बारे में उनकी क्लास चलनी चाहिए। और क्लास जो चलाएगा वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, अफसर देशो जवान कोई भी हो सकता है, बट प्रॉपर क्लास चलनी चाहिए, खासकर आर्मी ऑर्डर्स के ऊपर, और उसका टेस्ट भी होना चाहिए। तो ये सब जो प्रक्रिया चलेगी सेना के अंदर, तो एक तो सभी अपने अपने कानून के अंदर बंद के सही काम करेंगे, पहली चीज तो सबसे अच्छा ही होगा। जब उनको आर्मी ऑर्डर, अभी क्या हो रहा है कि आर्मी ऑर्डर के तो तरफ जवान देख भी नहीं सकता कि वो बुक रखी है तो उसमें क्या है, बस AO 19 इतना इतना, AO इतना इतना, वो सब लिखा पड़ता है उल्टी कई बार ऑफिस वगैरह में, नहीं तो जवान को आर्मी ऑर्डर के बारे में कुछ पता नहीं होता। हालांकि आर्मी ऑर्डर एक ऐसी चीज है जो बाकी सिविल के जो लॉ है वो तो आदमी सीख सकता है, वो तो शायद इसको मिल जाएंगे गूगल वगैरह पर आर्मी ऑर्डर तो वहां भी नहीं मिलते। तो उनको आर्मी ऑर्डर्स के बारे में प्रॉपर सिखलाई देनी चाहिए, जिससे कि जैसे अफसर रूल्स के अंदर आके काम करते हैं फिर जवान भी ऐसे ही काम करना शुरू करेंगे। बट यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अफसर बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि जवान को आर्मी ऑर्डर्स पता लगे। क्या उन आर्मी ऑर्डर्स में ऐसी कोई सिक्योरिटी थोड़ी है जो लीक हो जाएगी? वो तो जवानों के लिए ही आर्मी ऑर्डर बने, आर्मी के लिए ऑर्डर बने, आर्मी के ऑर्डर आर्मी के लिए बने। अब आर्मी के लिए ऑर्डर बने, आप वैसे बता रहे हो, एहसान कर रहे हो बता के, और जब जवान फंसता है उसको आर्मी ऑर्डर बताते हो, वो भी एक ऐसे जवान को जो इतना गलत काम करके आपके पास आया, उस टाइम क्यों बताते हो कि आपके ऊपर सेक्शन 100 लगा है? तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो जो सारे सेक्शन आप सजा देते समय बताते हैं वो पहले ही बताएं। सारे देश की जनता, सारे देश के इस सोशल मीडिया में, उस मीडिया में गलत तो नहीं बोल रहा, कुछ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो, अफसर भी बता देना भैया मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो कोई भी बता सकता है जी, अफसर्स के पास भी हो सकता है, ये वीडियो जाएगी जवानों के पास भी जाएगी, सभी बता सकते हैं मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया, और अगर मैंने कुछ गलत भी बोल दिया तो उसको भी बताना कि ये चीज़ तो मैं उसको ठीक कर लूँगा। तो मेरा कहना ये है कि ये क्लास कम से कम हफ्ते में 2 दिन चलनी चाहिए, तो जवान जब से भर्ती हुआ है ट्रेनिंग में ही उसको काफ़ी ऑर्डर्स पता लग जाएंगे और उसके बाद वो गलती करने से बचेगा। ये जो अफसर दिखाते हैं कि इसने गलती कर दी, इसने गलती कर दी, अगले को आप ऑर्डर तो बताओ, उसको बताओ दो क्या है गलती मेरी, और उसको जब वो पढ़ेगा तो गलती करेगा ही नहीं। जब उसको पता लग जाएगा मुझे अनऑथराइज काम नहीं करना है, जो मुझे अथराइज नहीं है, तो वो नहीं करेगा अनऑथराइज काम, सिंपल सी बात है। जब वो अनऑथराइज काम नहीं करेगा तो जिसको प्रॉब्लम होगी होगी, और नहीं करेगा अनऑथराइज काम। बाकी अनऑथराइज कुछ भी कर दे सजा मिल जाती है, जो किसी का पर्सनल काम करने जा रहा है उस वो अनऑथराइज नहीं है। इसीलिए तो यही तो गड़बड़ है इसीलिए तो ऑफिसर्स ये चीज़ को छुपा के रखते हैं और इनको ऐसे दबा के रखते हैं। इतनी मोटी मोटी किताबों को क्या काम आएंगी वो? अगर जवानों को आर्मी ऑर्डर्स पता लग गए तो जवान गलती बहुत ज़्यादा कम मात्रा में करेगा, बहुत कम परसेंटेज में गलती करेगा। तो यही रिक्वेस्ट थी, और उसको ये भी पता लग जाएगा कि अगर सीनियर क्या गलती कर सकता है, जूनियर कहाँ गलती कर सकता है, मैं कहाँ फंस सकता, तो उसको फंसने का डर लगना शुरू हो जाएगा। तब जवान अपने आप इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि वो आर्मी का काम एकदम प्रॉपर तरीके से करना शुरू कर देगा। और जिनको सत्ता और पावर की ये चर्बी चढ़ती है उनको ये पता लग जाएगा कि भैया ये सारे तेरे से भी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, तो अब तुम भी अपना काम सही कर लो, ये सब अपने आप सही हो जाएगा। ये जितने मेरे सारे यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बताए हैं जितने भी, ये सारे ऑटोमेटिकली ठीक होते चले जाएंगे, यहाँ पे समस्या ही नहीं बचेगी कुछ भी। तो बस यही रिक्वेस्ट थी मेरी आज आप लोगों से कि ये जो 3 डिमांड हैं ये पूरी हो जाए। ये पूरी होने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। अब जवान तो आंदोलन भी नहीं किया कभी जवानों ने और ना कभी कर सकते। रिटायर्ड सोल्जर थोड़ा बहुत रोड बदल सकते हैं, बूढ़े बड़े, बाकी किसी कमर में दर्द है, किसी की टांग में दर्द है, उनकी हिम्मत छोटी नहीं है, क्योंकि फौज का वो खाना चावल और चाय ने सब कमर तोड़ रखी है फौज की। अब वहाँ कोई देसी घी तो देता नहीं है, देसी घी आता ही नहीं है जवानों के लिए। जब देसी घी जवानों के लिए नहीं आएगा और इतनी मेहनत होगी तो क्या होगा? और लास्ट में जाएगा जवान और वो थप्पड़ मार के और वो रोटी खाएगा। मैंने देखा है जवानों को, अब तो चलो फैसिलिटी धीरे धीरे क्या करें, मजबूरी होती है किसी की, भाई थोड़ी बहुत तो फैसिलिटी देनी पड़ेगी इनको भी, नहीं तो इतनी होती नहीं है। वही आलू ज़्यादा आता था, चावल और अब चाय, बस यही तो है।
अभी चलो ठीक है, अभी फौज में खाने पीने की कमी नहीं है, अगर कोई बोले कि भाई खाने पीने की कमी है, ऐसा नहीं है। इतनी जनता के लिए इतना ही हो सकता है। अगर वो बोलते ना, अगर बोटी बनानी है तो अपने घर से लेके आओ। पहले तो इतना इतना घी लेके आते थे, भर भर के घी गोंद खूब खाते थे। अभी तो पता नहीं, अब प्लास्टिक फौज बता रहे हैं आ गई है, तो ऐसे ही चल रहा है। तो मेरा बस यही था कि ये जो मैंने अभी ये पॉइंट बताए हैं, इनके ऊपर गौर करो, और आज जो संघर्ष कर रहे हैं जवान, उनका साथ दो, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग है कि अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे तो इस वीडियो से, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग जो बना सकते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत हिम्मत है, जो आर्थिक गुलाम नहीं है, जो मानसिक गुलाम नहीं है, जो नहीं डरते कि भाई हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, वो वीडियो बनाओ और जवानों का साथ दो। क्योंकि आंदोलन करने आप निकलोगे, डिटेन कर लिए जाओगे, मारपीट होगी आपके साथ, लट पड़ेंगे। ठीक है, मेरी तो ऐसी कमर टूटी पड़ी है, मैं और लट नहीं खा सकता। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बॉडी को ठीक कर रहा हूँ, ताकि अगर जरूरत पड़ जाए तो वो भी हो जाएगा। और ये करवाएंगे नेता, ये करवाएंगे जवानों के साथ नेता। किसके इशारे पे? अफसरों के इशारे पे। ठीक है, ये सब होगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये होना ही है। क्योंकि जवान का एक और काम होता है कि अगर एक और ट्रेनिंग होती है, कदम आगे ले लिया तो फिर वो पीछे नहीं लेता। ये सब गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो ट्रेनिंग में एक कदम आगे, अगर उसने आगे ले लिया तो वापस पीछे नहीं जाएगा जवान, आगे ही जाएगा। आपने देखा होगा ना, जब शतरंज खेलते एक बार जवान आगे बढ़ गया तो आगे बढ़ गया प्यादा। तो ये प्यादे ऐसे ही है, आगे ही बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो इनका साथ भी देना पड़ेगा। अगर इनका साथ नहीं देंगे तो बेचारे ये कितना आगे बढ़ पाएंगे? जितना, जब तक दम रहेगा आगे चलेंगे, फिर टूट जाएंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को शेयर करोगे तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। आप लोग दबा के वीडियो बनाओ, जो भी बना सकते हैं। सैनिकों के घर वाले वीडियो बनाओ। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो चंदू चौहान की, नायब सूबेदार सुरेंद्र साहब की, HK यादव की, भोले राव की, और जितने जवान आज तक टर्मिनेट हैं, जितने जवान टर्मिनेट हैं गलत तरीके से, और जितने जवान शिकार हुए हैं इस बड्डी सिस्टम एक सहायक प्रथा के, उन सभी के समर्थन में आप सबको, अगर आप साथ दोगे, आप उनकी परेशानी को समझोगे, तो आपको भी स्वर्ग में जगह मिलेगी। क्योंकि गरुड़ पुराण अगर आप सुनोगे तो उसमें क्लियर कट लिखा है, पहले दूसरे तीसरे अध्याय को देखोगे ना तो छाती फटका जाएगी। अगर आपको पता लग गया कि कोई परेशान है और आप उसका साथ नहीं दे रहे हो, तो इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं होता इंसानियत के लिए, और खासकर एक इंसान के लिए। तो इसीलिए बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। जब हम चोला छोड़ते हैं, जब इस शरीर के अंदर से निकल जाता है तो बहुत बड़ी सज़ा मिलती है, और नरक तक पहुंचने से पहले ही नरक से भयानक भयानक सीन होते हैं हमारे साथ। इसलिए आप, अगर कोई मजबूर है, ये नहीं कि चंदू चौहान, HK यादव या फिर ये सुरेंद्र साहब या और पूर्व जितने भी पहले वाले सैनिक थे हमारे, आज भी जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं केवल इनकी बात नहीं कर रहा। वैसे भी जिंदगी में आपको कोई दुखी परेशान आदमी लगे और आपको लगे कि इसकी मदद करनी चाहिए, और आपका दिल बोलता है कि ये दुखी है, ये ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ अभी बात। अगर आपका अंदर से जमीर बोल रहा है कि ये बंदा दुखी है, इसकी एक्चुअली मदद करनी चाहिए, तो जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी मदद करो उसकी। जिस भी रूप से मदद कर सकते हो उस रूप से करो मदद। वकील है, अगर मदद करना चाहते हैं, इनका केस लगा दो, कहाँ लगा सकते हो, जहां भी लगा सकते हो, आप मदद कर सकते हो। पुलिस है, पुलिस अगर ये अंदर से, पुलिस के दिल के अंदर से गवाही दी जा रही है, ये वीडियो शेयर करना। ये वीडियो अगर पुलिस को अंदर से ऐसा फील हो रहा है, पुलिस के जवानों को, कि इन जवानों के साथ कुछ तो गलत हुआ होगा, तभी ये रोडों पर तिरंगा लिए घूम रहे हैं, तभी ये भटकते भूखे पैसे घूम रहे हैं। तो पुलिस वाले अगर फिर भी खाली अपनी आर्थिक और मानसिक गुलामी के कारण इनको परेशान करते हैं, तो भाई ये गरुड़ पुराण सुन लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप लोग सोचो, ये जिंदगी तो कुछ भी नहीं है, एक पलक झपकने के बराबर है ये वाली जिंदगी। और ये कब खत्म हो जाए, आपकी पलक भी नहीं झपकेगी, उससे पहले ये जो जिंदगी है ये खत्म हो सकती है, कभी भी, किसी की भी। ये मत सोचो आप सदा के लिए आए हो धरती के ऊपर, कोई भरोसा नहीं है, 1 मिनट का इंसान का भरोसा नहीं है, सबको पता है। इस चीज को भी मत भूलो। आपकी आंखों के सामने पाप हो रहा है, उसको सहो मत, उसको बोलो, उससे डरो मत। जो भी हो रहा है उससे डरो मत, उसको बोलो। और गरुड़ पुराण सुन लोगे ना, तो ये जितने अफसर है ना, मैं तो बोलता हूं, जितने भी अफसर और नेता है जो आज इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इन जवानों की, जैसे साहब की नहीं सुन रहे हैं जो बात, ये तो सारे ही, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। ये कितने भी राजी हो जाए, आज इनके पास कितना भी धन आ जाए, थोड़े दिन के लिए रहेगा। आज 2 दिन की चांदनी होगी इनकी, फिर इतनी अंधेरी रात आएगी इनके जीवन में। खासकर जैसे एक रेजिमेंट के अंदर मान लेते हैं कि 15 अफसर है, और एक अफसर किसी जवान के साथ बहुत ज्यादती कर रहा है, उसको सजा भी दिला दी, रॉन्ग तरीके से सब कुछ कर दिया, और बाकी अफसर नहीं बोल रहे हैं, वो भी सजा के भागे। क्योंकि उस समय वो बोल सकते थे, जवान तो है ही है, उनको भी मिलेगी जो नहीं बोल रहे गलत के खिलाफ। उन अफसरों को गरुड़ पुराण में सुन लेना, कितना खतरनाक सजा मिलेगी, कैसी कैसी जगह से तुमको निकाला जाएगा। उसके बाद आप ये मान के चलो कि इंसानियत सभी के अंदर होती है, केवल और केवल, मैं हमेशा बोलता हूं, आर्थिक और मानसिक गुलामी, 2 गुलामी हमारे अंदर आती है। वो अगर नहीं हुई, जैसे दिमाग से आपने स्ट्रेस रिलीज कर दिया, डर रिलीज कर दिया, अंदर से जब हमारे पसीना आया था डर के कारण, है ना, अचानक, वो सब अंदर है, उसको अगर निकाल दिया
तो आप ये मान लो कि आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस पूरी दुनिया के अंदर, भगवान के अलावा। भगवान ही आपको उठा सकता है, बाकी किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। वो अगर आपको कहीं गोली डंडा कुछ भी लग के आपकी जान भी जा रही है तो वो उसी की मर्जी है, परमात्मा की, बाकी किसी की मर्जी नहीं हो सकती। वो ना कोई आपको मार सकता, ना कोई आपको दर्द दे सकता, क्योंकि आपके अंदर से अगर दर्द निकल गया, अंदर से डर, आर्थिक गुलामी, मानसिक गुलामी, वो समाप्त होगी। आपको डंडे कोई मारता है, 8-10 डंडों तक बुरी तरह दर्द होगा, 8-10 डंडों तक, उसके बाद आप यूज टू हो जाओगे। तो इसलिए जब इतनी सी बात है, डर ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, कानून बना रखे हैं, दुनिया भर के अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं, हम ये नहीं सपोर्ट कर सकते, वो नहीं सपोर्ट कर सकते। आप वहाँ बैठे बैठे डर रहे हो, ये सिविल में बैठे बैठे डर रहे हैं, जितने भी वेटरन्स हैं उनके घर वाले वैसे डर रहे हैं, यार फौज का मामला हम क्यों फंसे। भाई फौज का मामला नहीं है, बात यह है कि आप ये देखो कि किसी के साथ गलत हो रहा है सरेआम और उसके लिए कोई बोल नहीं रहा, ये कितनी गलत बात है, वो नहीं समझ रही बात को। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्रेनिंग में जो जवानों ने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करो, अपने साथियों को अकेला मत छोड़ो। वो परेशान है तो उनकी मदद करनी आपका फर्ज है, आपकी ट्रेनिंग में शामिल है, और यही होना चाहिए, और यही हर एक देशवासी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अभी फटाफट 4-4 साल के बाद आएंगे अग्निवीर, ठीक है ना, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि 4 साल में वो क्या करके आएंगे और आने के बाद क्या करेंगे, वो भी बता दूंगा पूरा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बात अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर कंफर्म कर देना कि सही लगी या नहीं। थैंक यू।